फोर्सेस के चैप्टर में एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ना वो है फ्री बॉडी डायग्राम्स। क्योंकि फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट थिंग्स और उनको अगर आप ड्रॉ करने बैठ जाएंगे तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी टाइम एंड योर ब्रेन सेल्स। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उन डायग्राम्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिजिक्स में हमेशा अगर आपने अपनी जिंदगी आसान बनानी है ना तो ड्रॉ समथिंग, मतलब कोई ऐसी डायग्राम बनाएं जिससे आपके जो क्वेश्चन की या फिर सिंपल सिचुएशन की कंडीशन है वो आपको नजर आ जाए कि हो क्या रहा है। स्पेशली फोर्सेस के चैप्टर में इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रॉ ड्रॉ डायग्राम्स। और वो डायग्राम्स क्या होती है, सिंपल एरोज होते हैं। ओके, आई विल शो यू हाउ वी ड्रॉ देम। फ्री बॉडी डायग्राम्स कहते हैं इनको, and they're useful for modeling the forces that are acting on an object। जैसे कि अगर एक बॉल है, उस पे वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, तो आप कैसे करेंगे, आप बॉल को एक डॉट से रिप्रेजेंट करें कर लें, एरो डाउनवर्ड्स ड्रॉ करें तो दैट इज योर वेट। एंड इफ इट्स फॉलिंग इन एयर तो हमें पता है कि अगर एयर में मोशन हो रहा है तो एयर पार्टिकल्स उस मोशन को रोकने की कोशिश करेंगे, तो एक अपवर्ड फोर्स होगी। अगर बॉल डाउनवर्ड फॉल कर रहा है तो उस डाउनवर्ड मोशन के ऑपोजिशन, मतलब उस डाउनवर्ड मोशन से ऑपोजिट एक फोर्स होगी जो उस मोशन को रोकने की कोशिश करेगी, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। बहरहाल विल गेट इनटू दैट आफ्टरवर्ड्स। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट है और हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स लर्न दैट। यू नो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? ये तो पता है ना आपको कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस मैम। क्योंकि अगर एक बॉक्स है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, राइट साइड पे लगा रहे हैं, लेफ्ट पे लगा रहे हैं, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, इट हैज अ डायरेक्शन। और वो क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन प्रेजेंट हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, सो इट हैज अ डायरेक्शन एज वेल। अब वेक्टर क्वांटिटीज के दो important characteristics हैं, we've already covered that in earlier sections। We know कि it has a magnitude जो हमें बताएगा कि इस वेक्टर का साइज कितना है, और दूसरी चीज है डायरेक्शन। अब हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम इस फोर्स का या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो कर सकें। सो वी केम अप विद अ क्लेवर आइडिया दैट वाज टू यूज एरोस। हम फोर्सेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरोस से। वाई एन एरो, कि उसकी लेंथ से हम उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एरो हेड की डायरेक्शन से अपने वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं एंड बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट साइड, तो आप क्या करेंगे, यू विल पॉइंट योर एरो हेड टुवर्ड्स द राइट साइड। अगर फर्स्ट फोर्स है, लेट्स से F1 है 2 न्यूटन्स और F2 है 4 न्यूटन्स, so how will you represent them? And both of them are acting towards the right side. I will add it here. If both of these forces are acting towards the right side, तो आप क्या करेंगे, you will draw arrow जिसकी लेंथ को मैं यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ टू शो 2 न्यूटन्स, और इस एरो हेड कहाँ पर होगा, टुवर्ड्स द राइट साइड। और 4 न्यूटन्स के लिए I will draw an arrow that is double the length of the first one. जैसे कि 1 2 3 2 3 4। Okay, you don't have to draw these separating lines। मैंने सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए इसको ड्रॉ किया कि ये देखें, 4 इसके 1 2 oh, ये 3 4 1 2 3 4 न्यूटन्स इस तरह रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ये 2 न्यूटन्स है और दूसरा 4 न्यूटन्स है। एरो की लेंथ आपको उसका मैग्नीट्यूड बता सकती है,
और इसके एरो हेड की डायरेक्शन आपको इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन शो करती है। ओके, मैम सो यस, मैम ये आपने 2 न्यूटन जहाँ पे लिखा है वहां पे तो ये 1 न्यूटन नहीं रिप्रेजेंट किया। ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये पार्ट 1 न्यूटन हो गया और ये पार्ट एक और न्यूटन हो गया, टोटल 2 न्यूटन्स। दूसरे की बात करें, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन्स, 3 और 4। वो ड्राइंग एक्यूरेट नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीवर द आइडिया कि मैं यहाँ पे करना क्या चाह रही हूँ। अब समझ आ गई कैसे ये 2 न्यूटन्स है और ये फोर यस मैम। न्यूटन्स है। ओके, सो हम फोर्सेस को वेक्टर एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और का जो हर एरो की जो लेंथ है वो आपको उसका मैग्नीट्यूड बताएगी वेक्टर क्वांटिटी का, and this arrow will point in the direction in which the force is acting, and it's labeled with the name of the force that it represents. जैसे कि यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं F1 और यहाँ पर इसको कह सकते हैं F2। ये डायग्राम, लाइक ये नोटेशन क्लियर है एरोस की? यस मैम। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम्स यूज करते हैं इन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए और नेट फोर्स निकालने के लिए। We're also going to learn what net force is, so don't worry about that. जैसे कि let's draw a very simple free body diagram. Let's say आपके पास एक situation given है जिसमें वो कहते हैं कि there is a weight hanging from a spring and draw all the forces possible in that situation. ये ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आ सकता आपको, लेकिन I'm just giving it to you to help you learn the concept. एक वेट है आपके पास, it's hanging from a spring, उस पर जितने भी फोर्सेस हैं उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। आप किस तरह ड्रॉ करेंगे? पहले आप अपना वेट ड्रॉ कर लें। एक मास है जो हैंग कर रहा है एक स्प्रिंग से, सो दिस इज योर स्प्रिंग और उस पे एक मास हैंग कर। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना सकती हूँ मैं? I'll just bring this box here and I know कि डाउनवर्ड्स कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? वेट, so I'll just write W here and I told you guys yesterday कि स्प्रिंग्स में या रोप्स में या स्ट्रिंग्स में कौन सी फोर्स होती है? टेंशन। ओके, एंड इट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस पॉइंट पे अटैच्ड है उससे अवे। जैसे कि 2 पॉइंट्स है जहां पर ये स्प्रिंग अटैच्ड है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे तो टेंशन की डायरेक्शन ये है, और अगर वहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो टेंशन की डायरेक्शन ये है। सो लेट्स जस्ट कंसिडर दिस पार्ट फॉर नाउ and let's just forget that it's attached to this part. हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये स्प्रिंग एक लूप के साथ अटैच्ड है, एक सर्कुलर लूप के साथ हैंग किया हुआ है, तो यहाँ पे फिर टेंशन नहीं होगी प्रेजेंट। ओके, सो यू हैव वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स और उसकी ऑपोजिट फोर्स है टेंशन, लाइक दैट। सो दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम। आपने सिंपल सी डायग्राम बनानी होती है जिसपे आप हर फोर्स को एरोस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। आई नो आई एम एम्फसाइजिंग इट अ लॉट, लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज a practice that will save you a lot of time and energy in the future, inshallah. अच्छा, अब एक और सिचुएशन। यस, मैम ये जो स्प्रिंग है, सॉरी, इसके अंदर टेंशन है अभी जब ये स्ट्रेच नहीं हुआ? जैसे ही आपने मास को छोड़ा इट विल बी स्ट्रेच्ड, तो उसमें टेंशन आ जाएगी। I'm here, I'm showing कि मास हैंग कर रहा है इस स्प्रिंग से। अगर आपने उस मास को खुद पकड़ा होता और ये स्प्रिंग जो है ये स्ट्रेच ना हुआ होता, फिर उसमें टेंशन प्रेजेंट नहीं होनी थी। ओके, अगर वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे होता, अगर आप उसको कंप्रेस कर देते तब भी टेंशन प्रेजेंट होनी थी। अगर वो अपनी मैम ओरिजिनल लेंथ पे है तब प्रेजेंट नहीं होगी, अगर वो स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड होगा तब टेंशन प्रेजेंट होगी। हाँ जी, मैम टेंशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स नहीं होनी चाहिए? टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अवे होता है।
ओके, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, टेंशन इज लाइक दैट. ओके, mass hanging from spring. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. A parachutist falling in the air. I don't know why this keeps happening. A parachutist. Excuse my spellings, they're probably wrong. Shootist falling down. Okay. Again, a parachutist, I'm just going to use a circle to represent a parachutist. And we know कि उसने parachute पहना हुआ है. So there will be weight acting downwards. And there will be air resistance acting upwards. अगर ये वेट और एयर रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो क्या रीच हो जाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी. हाँ जी, टर्मिनल वेलोसिटी. जब डाउनवर्ड फोर्स वेट और अपवर्ड फोर्स एयर रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो क्या होगा? लाइक वेट, लेट मी रिपीट दैट. अगर डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के इक्वल है तो नेट फोर्स यानी कि ओवरऑल फोर्स कितनी हो जाएगी? 0. जब नेट फोर्स 0 है तो F इक्वल्स ma का फॉर्मूला अगर कंसिडर करें, इफ दिस इज 0, एक्सेलरेशन मस्ट बी 0, क्योंकि मास की वैल्यू तो नहीं चेंज होगी. और m को किससे मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा? 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा. और कोई नंबर नहीं है जिससे m को मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाए. सो दैट इज हाउ वी नो कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी है? 0. अगर एक्सेलरेशन 0 है यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है. बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. और अगर एक्सेलरेशन 0 है यानी कि चेंज वेलोसिटी में नहीं आ रहा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल velocity, like that. अब कुछ और फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, एक दो, और फिर अगले टॉपिक पे मूव करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ए बॉक्स स्लाइडिंग डाउन स्लोप. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल. बॉक्स स्लाइडिंग डाउन ए स्लोप. ओके, एक स्लोप है and there's a box sliding down this slope. Like that. अच्छा, अब I want you guys to take 1 to 2 minutes, या फिर like 30 seconds, and think of all the forces that might be or must be acting on this box. It's sliding down a slope, यानी कि ये move कर रहा है. Okay, keep that in mind. मैम, फ्रिक्शन. Excellent. नेट फोर्स जो आगे उसे लेके जा रही है. Okay, forward force है, friction है, और क्या है? और मैम जो 90 डिग्रीज पे अप्लाई होती है. मैम, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फोर्स नहीं है, वेट फोर्स. ओह सॉरी Yes. मैम, वेट. सॉरी. हाँ जी, जी कोई बात नहीं.
Okay, now let's draw all of these forces. You guys are right. आपने बिल्कुल ठीक बताई हैं सब forces दोनों ने. Let's draw them now. Weight will always be downwards like that. Okay. Normal reaction force हमेशा surface से perpendicular होगी like that. So let's draw. Oops. Weight is downwards. Like that. थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है लेकिन right, I think it's okay. और ये जो normal reaction force है, this will be perpendicular like that. And W. और ये box forward move कर रहा है, so there is a force acting forward. I'm just gonna call it forward. Force. असल में let's not write this down, forward force, क्योंकि forward force खुद कुछ नहीं है. It's actually a component of weight that is acting as the forward force. Okay? खुद कोई आप क्योंकि इसको push नहीं कर रहे ना, it's sliding down itself. So we will actually learn about this part soon, inshallah. Abhi, just remember that you're not pushing this box, so there's no forward force, like external forward force. There is a forward force applied by the weight of this object. और अगर ऑब्जेक्ट आगे को मूव कर रहा है तो बैकवर्ड उसके क्या होगी, एक अपोजिंग फोर्स होगी जिसको फ्रिक्शन कहते हैं. So there's this force acting backwards like that, and this is your friction. Okay. So this is another free body diagram. और last free body diagram हम करते हैं कि there's a car that's accelerating on a road. Accelerating car. Accelerating along a road. So there's this car. Let's say this is your road. And you have a car there. We don't even have to draw that, but I'll just keep it on the side for now. अच्छा, car है accelerate कर रही है. F equals ma. अभी हमने ये second law पढ़ना है डिटेल में, so that will make much more sense to you guys after you're done with it. अगर कोई चीज accelerate कर रही है ना, उसका मतलब है कि उस पे कोई net force लग रही है, right? So पहली बात तो ये होगी कि there is a forward force acting here, जिसको हम thrust कह लेते हैं. उसके बाद weight तो है ही, weight will always act downwards. और 90 degrees पर normal force, और अगर thrust force आगे है तो motion से opposite direction पे friction. Okay? अब इसको भी simplify किया जा सकता है इस diagram को. हम simple इस कार को एक dot से represent कर लेते हैं और बाकी अपनी forces बनाते हैं. There is a force acting forward like that. We call it the thrust. There is a force acting backwards. I didn't have to do that, but. And you guys will notice that I'm going to decrease the length of this arrow. अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया. And this backward force is friction. And there is weight acting downwards like that. And lastly, there is upthrust acting upwards like that. Oh, sorry, normal force acting upwards like that. Yes? मैम ये चीज जरूरी है कि जो भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है उसके ऊपर कोई ना कोई फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई हुई है. फॉरवर्ड होना जरूरी नहीं है,
डायरेक्शन फॉरवर्ड होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट कर रही है, नेट फोर्स होना जरूरी है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे नेट फोर्स कौन सी है? नेट फोर्स है यहाँ पर, अभी मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताती हूँ, रुकें। इंजन फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है अपथ्रस्ट फोर्स, और उस अपथ्रस्ट फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन पे है फ्रिक्शन। अब आप देखिए कि मैंने ये ब्लू एरो इस येलो एरो से बड़ा बनाया है, ये शो करने के लिए कि अपथ्रस्ट, सॉरी व्हाई डू आई कीप सेइंग अपथ्रस्ट, ये शो करने के लिए कि जो जो फॉरवर्ड फोर्स है, थ्रस्ट है, ये फ्रिक्शन से ज्यादा है। अगर फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स से ज्यादा है तो नेट फोर्स कहाँ होगी? फॉरवर्ड, राइट। सोचिए आप कि ये दरमियान में कोई चीज है, एक इंसान उसको वहां पे इस राइट साइड पे खींच रहा है, दूसरा लेफ्ट पे खींच रहा है। राइट साइड पे अगर कोई 100 न्यूटन से खींच रहा है और लेफ्ट साइड पर 20 न्यूटन से, तो नेट फोर्स कितनी है? 80 न्यूटन, राइट, टुवर्ड्स द राइट साइड। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा? राइट साइड पर मूव करेगा। ओके, तो ये इंजन आगे को फोर्स लगा रहा है थ्रस्ट, और बैकवर्ड फोर्स है फ्रिक्शन। क्योंकि थ्रस्ट फ्रिक्शन से ज्यादा है तो कार फॉरवर्ड मूव कर रही है। और नेट फोर्स कैसे हम निकाल सकते हैं? इस थ्रस्ट में से फ्रिक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। सो दैट वाज आवर लास्ट फ्री बॉडी डायग्राम। अगली चीज है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है और हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में या फिर स्ट्रेट लाइन सिनेरियोस में। So now we have the concept of resultant force, इसको हम नेट फोर्स भी कहते हैं। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, उस पे, जैसे कि यहाँ पे कार थी, उस पे बहुत ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो इस पे ओवरऑल, लाइक इन इन सब फोर्सेस के कंबाइंड एक्शन को हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ओके, इन सब फोर्सेस के कंबाइंड एक्शन को हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। कि अगर हम ये सब फोर्सेस कंबाइन कर दें तो ऑब्जेक्ट पर कैसी फोर्स लगेगी, उसको रिजल्टेंट कहते हैं। एक और तरीका इसको समझने का ये है कि इन सब फोर्सेस को हमने अगर एक एरो से रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स टेक दिस वेरी एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब आप देखिए कि वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है और एक अपवर्ड फोर्स है, नॉर्मल फोर्स। वेट और नॉर्मल फोर्स इक्वल है, सो दे कैंसिल ईच अदर आउट। और अप थ्रस्ट थ्रस्ट सॉरी नॉट अप थ्रस्ट, और थ्रस्ट फोर्स फॉरवर्ड है, फ्रिक्शन बैकवर्ड है। फ्रिक्शन कम थी, थ्रस्ट ज्यादा है, राइट। तो थ्रस्ट में से अगर फ्रिक्शन सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो बाकी की फोर्स बचेगी वो आपकी नेट फोर्स है, एंड इट विल बी लाइक दैट। सो इस पूरी डायग्राम को अगर नेट फोर्स ड्रॉ करनी हो तो वो सिंपली एक फॉरवर्ड एरो होगा, जो कि इस एरो से स्मॉलर होगा, टू शो कि हमने इस फॉरवर्ड फोर्स में से बैकवर्ड फोर्स यानी कि फ्रिक्शन को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। Is that clear? यस मैम। So you can say that thrust, oh sorry, you can say that resultant force is a single force that describes the combined action of all of the forces. अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये एक तो आपको बताएगा कि ऑब्जेक्ट पे जो ओवरऑल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और दूसरा बताएगा कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके, सो जस्ट लाइक एनी अदर
force, this will also tell you the magnitude and direction. Magnitude of final force, experienced by the object, and direction in which the object will move. Okay. अब resultant forces हम कैसे find out कर सकते हैं? Let's consider a few cases. I'm going to take 3 boxes. और यहाँ पे हम पैरेलल फोर्सेस डिस्कस करने लगे हैं, ओके, नॉन पैरेलल नहीं, उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट केस है. पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस का मतलब है देयर इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में जो एक्ट करती हो, एक्स एक्सिस में ले लें या वाई एक्सिस में ले लें, मतलब दोनों फोर्सेस एक्स एक्सिस में हो या दोनों फोर्सेस वाई एक्सिस में हो या दोनों फोर्सेस डी एक्सिस में हो, जिस भी एक्सिस में ले, जितनी भी फोर्सेस हैं वो एक ही प्लेन में होनी चाहिए, ओके, एक ही एक्सिस में होनी चाहिए. सो पैरेलल फोर्सेस ले रहे हैं हम. पहले केस में देयर इज a force of, let's say, 5 newtons acting towards the right and 5 newtons towards the left. और दूसरे केस में you have let's say 8 newtons acting towards the right and 5 newtons acting towards the left side. और लास्ट केस में आपके पास there is 5 newtons towards the right and 8 newtons towards the right. अब जब आपके पास फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में दोनों हैं तो आप उनको ऐड करेंगे, ओके. यहाँ पर क्या होगा, you will add 5 and 9, sorry 8, it's almost 13 I guess, 5 plus 8, 9, 10, 11, 12, 13, yes, 8 plus 5 is 13 newtons. और किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, राइट साइड पर. So this is how you're adding your forces. Give me 1 second. Okay, sorry about that. Okay, so 5 plus 8 is 13. What I'm trying to say here is कि जब आपके पास दोनों forces एक ही direction में हैं तो आप उनको add कर दें. जब दोनों forces opposite directions में हैं तो आपने उनको subtract करना है. So 8 minus 5 will be 3 newtons. और जिस डायरेक्शन में आपकी लार्जर फोर्स थी, आपकी नेट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगी. आपने इसको ऐसे इमेजिन करना है कि एक बॉक्स है, एक इंसान इसको इधर खींचे और द सेकंड पर्सन like pulling it to that side. Now this person is pulling it to the right side is applying more force. तो बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट साइड की डायरेक्शन में, राइट. सो यू सब्ट्रैक्ट दोस टू फोर्सेस, आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया 3 न्यूटन्स और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट. Now, same case for this one. Opposite direction में है forces, so you subtract them.
5 minus 5 is 0. यहाँ पर डायरेक्शन क्या है? You have no direction. Why? Because दोनों forces equal थी, they cancelled out, or object will stay where it is. It will stay stationary in this case. Okay. Is that clear? Is there any confusion here? मैम हमेशा ज्यादा मैग्नीट्यूड वाली डायरेक्शन होती है ना? हाँ जी, हमेशा ज्यादा मैग्नीट्यूड वाली होती है. ओके. जब आपकी फोर्सेस इक्वल होंगी और नेट फोर्स जब आपकी जीरो आएगी ना, बेसिकली जब एफ नेट, नेट फोर्स जब आपकी जीरो होगी, तो उस केस में हम कहते हैं कि सब फोर्सेस बैलेंस हो गई हैं, बिकॉज सब फोर्सेस ने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर दिया. सो इन दैट केस यू हैव बैलेंस्ड फोर्सेस. सो एफ नेट जब होगी तो यू हैव बैलेंस्ड फोर्सेस. लाइक, सॉरी, ओके, जैसे कि यहाँ पर आपके पास नेट फोर्स जीरो है तो दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड. लेकिन जब आपके पास नेट फोर्स जीरो नहीं आएगी तो ऑफ कोर्स यू हैव अनबैलेंस्ड फोर्सेस. इसलिए तो आपके पास नेट फोर्स आ रही है, राइट? जब हर डायरेक्शन में फोर्सेस इक्वल हो जाएं और वो कैंसिल आउट कर दें एक दूसरे का इफेक्ट, तो आपके पास नेट फोर्स जीरो आएगी. वहां पर हम कहते हैं कि सब फोर्सेस बैलेंस हो गई हैं. और जब आपके पास नेट फोर्स आ जाए, उसका कोई नंबर मौजूद हो, तो इसका मतलब है कि जाहिर है नेट फोर्स जीरो नहीं है. So in that case, you have unbalanced forces. So in this one and this one, you have unbalanced forces.